एडेप्टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपका जो भी प्लान है या जो भी आपका एजेंडा है या जो भी आपका बिजनेस फॉर्म है वो चेंज हो सके, उसको मोल्ड किया जा सके। फ्लेक्सिबल। कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस का मतलब हो गया, आदित्य कुमार प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। तो कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस का मतलब हो गया जहां पे एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, जहां पे मैनेजमेंट एंड वर्कर्स साथ मिलकर के काम करते हैं। साथ मिलकर के काम करते हैं यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी की तरह काम करते हैं, राइट। कोलैबोरेट करके काम करते हैं, जहां पे एम्प्लॉयर अपने प्लानिंग को, अपने गोल को, अपने किस तरीके से उस काम को करना चाहता है, ये सब शेयर करेगा अपने एम्प्लॉयज के साथ, और एम्प्लॉयज उस हिसाब से अपना वर्क स्ट्रक्चर या अपना वर्क शेड्यूल प्लान करेगी एंड लेट देम नो कि हमारा ये प्लान रहेगा सर, और हम इस तरीके से अपना ये गोल अचीव कर सकेंगे। मतलब मिलजुल करके काम करना इस कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस। वर्क प्लेस शुड बी नॉट डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेटिक नहीं होकर के कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा डेलीगेशन ऑफ पावर अक्रॉस द बोर्ड। डेलीगेशन ऑफ पावर का क्या मतलब हुआ? डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब, डेलीगेट करने का मतलब मैंने कभी बताया था? नहीं बताया था। डेलीगेट करने का मतलब होता है काम को, जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, अच्छा कल ठीक है रंगोली कंपटीशन में बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था, ठीक है ना, अब टीम काम को मैम डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एलोकेट कर देना। वेरी गुड, क्योंकि टीम में कोई एक ही मेंबर सारा काम नहीं करेगा, और हाँ सारे काम में कोई एक मेंबर एक्सपर्ट हो ये जरूरी भी नहीं। तो कोई ड्राइंग में एक्सपर्ट था, कोई कलर फिल करने में था, किसी को बाजार से सामान लाने के लिए भेजा होगा आपने, किसी को सुपरफिशियल तुम ये कर दो, जहां मोटा मोटा रंग भरना होगा तो तुम ये कर सकते हो, ये कर दो, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारीकी की जरूरत होगी वहां पे जो ज्यादा उसमें टैलेंटेड थे उन्होंने किया होगा। तो यू पीपल हैव डिवाइडेड योर वर्कलोड, राइट, ताकि जो दिया गया समय था उसमें आप अपना काम खत्म कर सके। तो आपने क्या किया, among the team members you people have delegated the responsibility according to the on the basis of in which what who is well, है ना, किसमें कौन अच्छा है इसके बेसिस पे आपने डेलीगेट कर लिया। डेलीगेशन ऑफ पावर अक्रॉस द बोर्ड का मतलब हुआ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर जो है या जो अथॉरिटी है वो एक पॉइंट पे नहीं केंद्रित होगा, नहीं तो वो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन के समय एक स्टेटमेंट बोला था कि ऑल द इंपॉर्टेंट मैसेजेस शुड बी सेंट्रलाइज्ड। उसका जो मैसेजेस है वो एक जगह एक सेंट्रल पॉइंट पे होना चाहिए, एंड रेस्ट द सेकेंडरी और द लेसर इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी डेलीगेटेड टू द अदर पॉइंट। समझ में आया? जितने भी बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है वो सेंट्रलाइज होने चाहिए, और उसके बाद रेस्ट जो डिसीजन है उसको हम डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, यानी हर एक पोजीशन पे कुछ ना कुछ पावर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ही जस्ट सेड दैट डेलीगेशन ऑफ पावर अक्रॉस द बोर्ड, यानी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ, जितनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी के हिसाब से ही डिसीजन लेने का, ठीक है, काम करने का और डिसीजन लेने का क्षमता होना चाहिए। इसीलिए दिस लाइन टेल्स यू अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। पावर का डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ टास्क, जहां पे आपने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया। डेलीगेशन ऑफ पावर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हो तो उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग का पावर भी बांटो, है ना, ऑथोरिटी भी बांटो, तभी तो वो काम करा पाएगा ना जूनियर। समझ में आया? समझ में आया? पावर मतलब कि उसको इतना ज्यादा इम्पावर करो, इतना ज्यादा उसको क्षमता दो उसके अंदर, ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सके और करा सके। एग्जीक्यूट करना भी है और टीम के मेंबर से करवाना भी है, तो इसको हम बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ पावर। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कुछ पूछना है इसमें? नहीं। Okay, now Peter Drucker. How Peter Drucker defined management? Management is doing things right. यानी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट is doing things right and leadership is doing the right things. यानी कि मैनेजमेंट में आप कह सकते हैं कि
कुछ गलती हो गई है तो उसको हम रेक्टिफाई कर ले, उसको हम सही करके वापस से रास्ता पढ़ ले आओ, ये मैनेजमेंट है। लीडरशिप क्या है? ऐसा काम करे कि गलती हो ही ना। समझ में आया? मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, मैनेजमेंट है काम को सही करना, यानी कुछ गलती हो गया उसको आप सही कर दीजिए। व्हाई लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स, लीडरशिप इज ऑल अबाउट काम ही सही करिए, कोई गलती होने का उसके बाद मैनेजमेंट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा काम करिए कि उसको बाद में कुछ सही। देखो कपड़ा बनाया, कपड़ा फिटिंग का नहीं बना तो मैनेज करते, कहीं ना कहीं से कोई डिजाइन ऐसा कर लेते हैं कि वो कपड़ा फिर से सुटेबल हो जाए, फिट आ जाए, ठीक है ना। मेरा एक फ्रॉक था जो आयरन करते समय मेरे बहुत बचपन में बीच में जल गया, ठीक है ना, इन द वेरी मिडिल, इन द मिड ऑफ द फ्रॉक स्कर्ट में वो जल गया। तो मम्मी ने क्या किया, वो पीला और ऑफ व्हाइट कलर का पेंट का वो फ्रॉक था, तो उससे मुझे बहुत पसंद आया मम्मी का ये आइडिया। उस टाइम में बच्ची थी, मुझे नहीं समझ में आता, नहीं तो क्या कर सकते थे। उन्होंने पूरा सिल्क का फ्रॉक था, सिल्क का पीला कपड़ा लिया और बीच में पूरा ऊपर से नीचे तक सिल दिया और दोनों तरफ लेस लगा दिया, तो वो क्या हो गया, एक डिजाइन हो गया जिसको अब मैं पहन सकती हूँ, राइट। दिस इज मैनेजमेंट। कपड़ा जल गया यानी वो कपड़ा बेकार हो गया था, जिसको वापस से हमने एक सिल्क का कपड़ा लगा के लेस लगा करके डिजाइन बना दिया और अब वो पहनने में नया नया लगने लगा। समझ में आया? दिस इज क्या, ये लीडरशिप है या ये मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट। आवर मदर्स आर गुड इन दिस मैनेजमेंट में, ठीक है ना। बहुत महंगा कपड़ा इतने जल्दी खराब हो जाए, और उस जमाने में इतना पैसा नहीं हुआ करता था, कितनी भी आप बड़े पोस्ट पे हैं दैट डजंट मीन कि आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि उस टाइम में लोग एक पूरी ज्वाइंट फैमिली को लेकर के आगे बढ़ते थे। मैं जिस समय की बात कर रही हूँ, तो ज्वाइंट फैमिली में मैं, मेरे बच्चे ही नहीं होते थे, मदर फादर ब्रदर एंड ऑल कमन दिस, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो पैसा ऐसे ही रहता था, ठीक है ना, कि आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा वट एवर बजट इज। तो वो हो गया मैनेजमेंट में। लीडरशिप क्या बोल रहा है, ऐसे काम करो, ऐसे आयन करो कि जले नहीं कपड़ा। समझ में आया? उस एग्जाम्पल से मैंने आपको रिलेट करके बताया। अंशु, अंकुर एंड सिद्धांत, कैमरा ऑन कर लीजिए। अंशु, हाँ ठीक है, अंशु और सिद्धांत दोनों, आप दोनों भी, ठीक है। मैं थोड़ी देर वेट करूंगी फिर रिमूव कर दूंगी। ये समझ में आया? ये डिफिनेशन समझ में आया? यस मैम। ठीक है। Okay, now unlike management या unlike many early management theories, यानी जो इससे पहले जितनी भी management theories आई है उससे अलग, उससे हटकर ड्रकर thought that, ड्रकर ने क्या बोला, subordinates should have opportunity to take risks। अभी तक कौन रिस्क लेता था? ओनर, है ना। ओनर कैलकुलेटेड रिस्क लेता था ताकि उसका बिजनेस रन हो सके, और अगर रिस्क में लॉस हुआ तो ओनर का हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो ओनर का हुआ। लेकिन अब वो क्या बोल रहे कि सबऑर्डिनेट्स को भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कैसे ये कैलकुलेटेड रिस्क सबऑर्डिनेट ले सकते हैं, मैं बताती हूँ। दे शुड हैव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू टेक रिस्क, लर्न एंड ग्रो इन अ वर्क प्लेस। आपको मैं उतना ही काम देते जाऊंगी जितना आपको आता है, तो क्या यू कैन एवर लर्न और एवर ग्रो इन दैट पर्टिकुलर स्किल? जितना तुम सीख कर कॉलेज आए, बस मैं तुम्हें उतना ही देते जा रही हूँ, तो तुम्हारे कैरियर में एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप नहीं लग जाएगा? यस मैम। दो तरह से ये फुल स्टॉप लगेगा। एक तो वहां ग्रोथ आपका बहुत स्टैग्नेंट हो जाएगा, बहुत रुका रुका सा ग्रोथ। कभी साल भर में एक कस्टमरी है कि इंक्रीमेंट देना है तो भाई दे दो इसको 10% का, 5% का, ठीक है ना, इतना भी बहुत है। सैलरी ग्रोथ कम हो जाएगा, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी बहुत बड़ा नहीं कर रहे, आप वही कर रहे हैं 5 साल बाद भी जो आप कॉलेज के टाइम से सीख करके आए थे, राइट। और तीसरा, आप कहीं और जगह एम्प्लॉयबल नहीं रहिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कोई दूसरी कंपनी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होगी, और वो आपको क्यों लेगी अगर वो आपको आता ही नहीं है? तो आप हर तरफ से गए, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। जिस कंपनी में वो काम कर रहा, उस कंपनी के लिए, उस कंपनी में ने उसको क्या किया, उसको कुछ दूसरा सीखने का मौका ही नहीं दिया, उससे उसको उतना ही काम करा रहा है जितना कि वो पहले से सीख के आया था, राइट। दूसरी जगह वो एम्प्लॉयबल नहीं रहा तो दूसरा कंपनी उसको लेगा नहीं, क्योंकि उसको दूसरा एडवांस टेक्नोलॉजी या कुछ उसने सीखा नहीं इन दिनों 3-4 साल काम करके या 2 साल काम करके। और तीसरी बात, क्यों ना ये नौकरी छोड़ सकता है ना दूसरी नौकरी पकड़ सकता है, ये छोड़ेगा तो इससे भी जाएगा,
तो जो ही दे रहा उसी पे आपको काम करना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा आप स्टक हो जाते हैं ना, जैसे हम ट्रैफिक में रुक जाते हैं, कहीं ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता, वी कीप ऑन हॉन्किंग हॉन्किंग हॉन्किंग, लेकिन कहाँ जाओगे जब पूरा ट्रैफिक जाम है, तो कहाँ तुम जाओगे, राइट। सिमिलरली जब आपने कोई ग्रोथ ही नहीं किया, कुछ लर्न ही नहीं किया, कुछ सीखा ही नहीं, तो आप रुक से जाओगे, है ना। ग्रोथ क्या होगा, बड़ा लिमिटेड हो जाएगा, जो आपको स्ट्रेस देगा, जो आपको बाद में टेंशन देगा कि मेरे साथ वाले साथी जो दूसरे जगह ज्वाइन किए थे वो बहुत ऊंचे चले गए और मैं भी 4 साल के बाद इतना ही पे पहुंचा हूं, है ना। ये अपने आप में एक स्ट्रेस, एक तनाव का कारण हो सकता है ना। अब उन्होंने कहा कि सबऑर्डिनेट्स को रिस्क लेने दो। हाँ, कैसा रिस्क लेने दो, प्रॉफिट लॉस का तुम अभी भी बोल रहा है कि मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ दिस, रिस्क कैसा लेने दो, तो जो आपने एकदम ट्राई, देखो मुझे मालूम है कि मेरी बच्ची को खाना बनाने नहीं आता, मैं उसको किचन में जाने दूंगी तो वो जल जाएगी, राइट। लेकिन इस डर से मैंने उसको ताउम्र जीवन में किचन जाने ही नहीं दिया। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आपने क्या किया, उसको एक लाइफ स्किल से दूर रखा। खाना बनाना इज अ लाइफ स्किल, है ना। आपको कभी भी इस चीज की जरूरत पड़ सकती है कि आपके पास, अभी तो कोरोना में ये सब हम लोगों ने देख ही लिया ना, अब बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन आप बाहर से मंगा के खा नहीं सकते, वायरस है फैला हुआ, घर में मेड आ नहीं सकती, बना नहीं सकती, क्या करना है, कुछ तो खाओगे ना। कितने दिन बिस्किट, ब्रेड, भूजा, एग ये सब खा के रहोगे, कभी तो कुछ बनाओगे। एंड दैट टाइम यू फील कि मेरी मम्मी ने ये सही नहीं किया, मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया, है ना। कुछ तो सिखा देती, चावल दाल भुजिया ही सिखा देती, अपने बगल में बैठा के सिखा देती। तो राइट तरीका है कि आपको शुरू में थोड़ा थोड़ा सुपरविजन में काम कराया जाए और उसके बाद आपको फ्री हैंड दे दिया जाए कि अब तुम खुद से ट्राई करो, राइट। ऑफिस में भी यही होता है, यही कहा पीटर ड्रकर ने कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्क लेने दीजिए। जलने के रिस्क से अगर बचा के रखेंगे जीवन भर, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, वो धीरे धीरे बेकार होने लगेगा और स्ट्रेस में आ जाएगा। रिस्क लेने दीजिए, यानी उसको थोड़ा हाई लेवल का चीज सीखने का मौका दीजिए। हाँ, उसको रिस्क लेने के लिए छोड़ दीजिए, हमेशा उस पर कंट्रोल मत रखिए, हमेशा उस पर एकदम सख्ती मत रखिए कि नहीं भाई तुमसे तो ये होगा नहीं, तुमसे तो ये होगा नहीं, तुम गड़बड़ कर दोगे तो हमारा क्लाइंट गुस्सा हो जाएगा, राइट। ऐसा हो सकता है ना कि मेरा क्लाइंट नाराज हो जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा, नहीं, उनको मौका दीजिए। मौका कब दीजिए, शुरू में थोड़ा सा ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ा गाइडलाइन दीजिए और धीरे धीरे उनको पुश कर दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके, नया सीख सके, नया कर सके। क्लियर। तो इन्होंने, पीटर ड्रकर ने पहली बार सबऑर्डिनेट्स के बारे में बोला कि उनको कैसे आप लर्न करवाइए, कैसे आगे बढ़ाइए। तो उनको जब आप चैलेंजिंग काम देंगे और वो बंदा जो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आगे आएगा, बहुत लोग आगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत लोग जो क्लरिकल माइंडसेट के लोग होते हैं उनको बहुत कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा लगता है, उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। अरे आ गया है ना, इतना ही से काम चल जाएगा, क्या जरूरत है मुझे कोई हवा महल नहीं बनाना, राइट, मुझे कोई ताजमहल नहीं बनाना, मुझे कोई करोड़पति नहीं होना। ये इस सब बातों से अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है पर्याप्त है, राइट। लेकिन कुछ लोग रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आगे आते हैं, ताकि उनको लगता है कि अगर मैं ये सीख जाऊंगा तो मेरे में एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा, मैं मार्केट में ज्यादा इंप्लॉयबल हो जाऊंगा और मैं इस कंपनी में भी ज्यादा सैलरी डिमांड कर सकता हूँ, राइट। यहां तक तो समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये जितने भी हमने लाइंस अभी तक पढ़ाए आपको, सब एक एक लाइन में आपको समझा के पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाद में पीटर ड्रकर पूछूं तो बिल्कुल ब्लैंक मत होना। ये सारे पीटर ड्रकर के सिद्धांत थे। इसलिए जितने भी आइडिया तुम देखो, बिल्कुल आजकल ये एकदम फैशन में एकदम चल रहा है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रहे हैं, स्पेशली दोज ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मोस्ट एम्प्लॉयबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल, एप्पल, यूट्यूब, ये जितने भी टॉप मोस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब कर रहे हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो उनको उस तरीके से कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस दे रहे हैं, डिसीजन लेने का ऑटोमेशन दे रहे हैं। ठीक है, यू कैन टेक योर कॉल, तुमको कब करना है, कैसे करना है, बस मुझे रिजल्ट से मतलब है, ठीक है ना। आपको जो भी वर्क प्लेस पे चाहिए वो सारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों, ताकि आपको सफोकेशन ना लगे, आपको कहीं ऐसा ना लगे कि हम बंधे हुए हैं और हमको काम एनी हाउ करना है आईटी में। अब ठीक है, कोरोना के कारण अब हम लोगों के लिए ये कंपलसरी थिंग हो गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पर इससे पहले ऐसा नहीं था, राइट। इससे पहले ऐसा नहीं था ना,
इस कोरोना से पहले कोई आइडिया ही नहीं था ऐसा, बिल्कुल ये, लेकिन आईटी के लोगों के लिए, आईटी के एम्प्लॉइज के लिए उस समय भी एक फायदे की बात थी कि इवन इफ अगर आप बहुत सारे लोग इस चीज का फायदा उठाते थे कि मान लो हाथ टूट गया या पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, अभी 10 दिन ऑफिस नहीं जा पाएंगे, अभी 1 महीना ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो आप घर से काम कर सकते हैं, आपका पे कट नहीं होगा और आपको काम दे दिया जाएगा एवरी। एंड घर से काम करना मतलब ऐसा वैसा नहीं होता कि आपको घर से काम करने का मिल गया टाइम तो आप, अंशु इज एब्सेंट फॉर मी, राइट? अंशु मेरे लिए एब्सेंट है। अब अगर वो ऑन भी, क्यों मैम आप खुद बताओ? It's very logical. Because you're not open your छोड़ दो, he video knows camera. this. You don't say सिद्धांत, he knows already कि वो क्यों वो absent है मेरे लिए, right? Now अब मैं फिर से इस पर नहीं जाऊंगी। तो मैं क्या बता रही थी कि आपको, मैं कहा हाँ, तो ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये आजकल कंपलसरी हो गया, लेकिन आईटी के एम्प्लॉइज को हमेशा ये लिबर्टी दी गई कि आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, टेलीकम्यूटिंग, ये टेलीकम्यूटिंग होता है, रोज रोज आपको कम्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप कम्यूटेशन पे भी तो खर्चा करते हो, पेट्रोल का भी खर्चा आता है, टैक्सी का भी खर्चा आता है, बस का भी आता है, तो वो कम्यूटेशन कॉस्ट, टाइम सब आपका सेव हो जाता है, राइट? दीज आर द आइडियाज, तो दीज आर द मॉडर्न आइडियाज जिसको पीटर ड्रकर ने पहले ही अपने मैनेजमेंट थियरी में जिसका मेंशन किया था, राइट? अब हम आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेलीगेशन ऑफ पावर अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ व्हाट? डेलीगेशन ऑफ टास्क। हर कोई कर सकता है अपने काम को, काम करना किसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? हम में से सबको अच्छा लगेगा कि भाई कोई रहता है जिसको मैं बोल देती कि आज तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। टास्क जब भी आप डिसेंट्रलाइज करते हैं या बांटते हैं अपने जूनियर्स के बीच में, अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो साथ ही आपको क्या करना पड़ता है? मैं तुम्हें बोलूं अंकुर कि बाजार से जाओ और ये फ्रूट्स ले आओ, ठीक है ना, तो मुझे क्या इतना कह देने से तुम सारा काम करके ले आओगे? नो मैम। और क्या करना पड़ेगा मुझे? मैम आपको पैसा देना होगा। पैसे देने पड़ेंगे। आई हैव टू एम्पावर यू टू स्पेंड सम मनी ओवर दैट, over the purchase of fruits, right? तब तो then only I can purchase. Then only you can purchase, correct? तो मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ किसी को, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो भी माध्यम, जो भी रिसोर्सेज, जो भी टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये हमेशा पैसा तो नहीं हो सकता है ना, कभी मैं बोलूँ ये पार्सल यहाँ से वहां पहुंचा दो, इस समय पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस समय कम्यूट करने के लिए तो या तो बाइक दीजिए या साइकिल दीजिए या फिर ऑटो का पैसा दे दीजिए जाने आने का। समझ में आ रहा है? या फिर मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बाइक है, आप कुछ मत दीजिए, बस मुझे अलाउ करिए कि मैं इतना पेट्रोल का खर्चा आपसे बाद में ले सकता हूँ, राइट? मैंने आपको डिसीजन मेकिंग करने दिया ना कि ठीक है भाई तुम अपने बाइक से चले जाओ, जो भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। यू हैव फ्रीडम, नाउ यू हैव फ्रीडम कि हाँ भाई 50-100 रुपए का पेट्रोल अगर आएगा तो मैं खर्चा कर सकता हूँ और मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब समझ में आया? तो डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ टास्क का नहीं होता है, जो टास्क आपने डिसेंट्रलाइज किया है उस काम को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो भी आपको कभी डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम देना पड़ेगा, समझ में आया? कभी फिनेंशियल फ्रीडम देना पड़ेगा, कभी रिसोर्सेज से उसको एम्पावर करना पड़ेगा, कभी उसको टीम देना पड़ेगा। हो सकता है इतना काम मुश्किल हो कि अकेला कोई ना कर सके, तो फिर उसको टीम एक एलोकेट कर दो कि भाई इस टीम मेंबर से तुम जिसको जो कहोगे वो करेगा, तुमको काम करवाना है। समझ में आया? अब क्या हुआ, आपने एम्पावर कर दिया उस आदमी को या उस जो भी डिसेंट्रलाइज, जिसको भी मैंने डेलीगेट किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर्सन को मैंने इतना एम्पावर कर दिया, इतना समृद्ध कर दिया कि अब वो उस काम को खत्म करने के लिए एलिजिबल है। और अब वो एक्सक्यूजेस देगा तो हम बोल सकते कि हमने तो तुम्हें सब कुछ दिया था जो तुमने मांगा था, फिर क्यों नहीं हुआ काम, राइट? समझ में आया? तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस कि अपने जूनियर को एम्पावर करना, उनको भी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी देना, उनको भी फ्रीडम देना, भाई तुम भी सोच सकते हो, तुम भी सुझाव दे सकते हो, तुम भी बोल सकते हो, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और इतना ही क्यों, तुम कर भी सकते हो, करवा भी सकते हो। समझ में आया? Whenever we have been assigned any task by our seniors, तो हमको बोलते हैं कि आप इसका मदद ले लीजिए सोनी मैम और तब ये काम करवाइए। समझ में आया? तो हुआ प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टास्क एंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको पीटर ड्रकर ने बोला था कि डेलीगेशन ऑफ पावर,
पावर का डेलीगेशन करो। टास्क तो सभी डेलीगेट करते हैं, लेकिन बिना विदाउट डेलीगेटिंग पावर नन कैन डू द टास्क, राइट? Yes, ma'am. और इससे एक चीज और होता है, ये डेलीगेशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन से एक और फायदा होता है। वो फायदा क्या है? वो फायदा ये है कि तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब एम्प्लॉयज को अच्छा लगता है कि मैं भी, मेरी भी गिनती है, मुझे भी लोग काबिल समझते हैं, तभी तो मुझे काम असाइन किया जा रहा है, राइट? और को नहीं बोला गया सिर्फ मुझे काम असाइन, कहीं और जाना है, ठीक है, तुम्हारी कंपनी तुम्हें ही चुने, सिद्धांत को ही चुने और भेजा अमेरिका 1 हफ्ते के लिए, तो क्या ये मोटिवेटिंग होगा या डीमोटिवेटिंग होगा सिद्धांत? मोटिवेटिव होगा मैम। शुरू में तो कुछ दिनों तक मोटिवेटिंग ही रहेगा, ठीक है। अगर लगातार भेजने लगेगा तो तुम थोड़ा सा गुस्सा जाओगे। हाँ, अगर इफ यू आर नॉट काम लाइक करवा रहा है। नहीं, काम नहीं करवा रहा, इसलिए नहीं, मान लो वहां का जो माहौल है, खाना पीना ये वो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, तो वो मुझे हमेशा भेजते रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है, इसलिए शायद तुम खुश भी रहोगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको मोटिवेट करता है, आपको चुना गया है, यानी यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन, या मैनेजमेंट को लगता है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। समझ में आया? मैनेजमेंट Yes, वैसे लोगों को ही काम देती है जिनमें उनको बिलीफ होता है, तो ये काम अगर इस असाइन किया गया तो इट्स ये एक तरह से मोटिवेटिंग भी होता है एम्प्लॉयज के लिए कि वाह, हमको इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, इस प्रोजेक्ट के लिए हमको नॉमिनेट किया गया। म्यूट कर लो सिद्धांत, वहां से आवाज आ रही है। समझ में आया डिसेंट्रलाइजेशन? तो ये एम्प्लॉयज के लिए भी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग होता है, उनको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा ग्रोथ पॉसिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट है नॉलेज वर्क, ठीक है। नॉलेज वर्क का मतलब यहाँ पे नॉलेज वर्क से नहीं, नॉलेज वर्कर से, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, पुराने जमाने में जब हम FW टेलर पर रहे थे, हेनरी फ्योल पर रहे थे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन, यू आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन, हम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। क्या हमने कभी बात किया ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में? नहीं बात किया, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हमने पहली बार बिहेवियरल साइंस में बात किया था, वो भी मोटिवेशन, उसके बाद उनको एम्पावर करना, ये सब बात किया था। यहाँ पे नॉलेज वर्क का मतलब है कि उस जमाने में द फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर ऑन ब्लू कॉलर स्टाफ। अब बोलो ब्लू कॉलर स्टाफ क्या होता है? 2 नाम टर्म आएंगे, व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर। व्हाइट कॉलर मीन्स, अब दोनों नाम से जो आपको मतलब निकलता है ना, अपने समझदारी के हिसाब से आप बोलिए, ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर, क्या इससे निकाल सकते हो? एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कर्स। Ma'am, it is post designation. They are posted on that. हाँ, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिजिग्नेशन ऑन विच दे आर पोस्टेड। तो अब ब्लू कॉलर आपको क्या लगता है कौन होता होगा और व्हाइट कॉलर कौन होता होगा? ब्लू लोअर लेवल, जो फिजिकल वर्क करता है। शाबाश, वेरी गुड। ब्लू कॉलर नाम देने के पीछे लॉजिक ये है कि जो लॉजिक मैं बता रही हूँ, लॉजिक बता दूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ब्लू कॉलर का मतलब है वैसे लोग जो काम करते हुए अपने कपड़े गंदे कर लेते होंगे, मीन्स जो शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, जो फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं। ऑब्वियसली फिजिकल लेबर करने वाले लोगों का कपड़ा गंदा होता होगा, है ना। और जो AC में बैठे बैठे काम करते हैं वो क्या करते हैं? काम तो वो भी करते हैं, लेकिन उनके कपड़े गंदे नहीं होते, क्योंकि वो मेंटल लेवल काम करते हैं। तो अब पीटर ड्रकर बोल रहे हैं कि हम जिस जमाने में जा रहे हैं ना, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो जमाना जो होगा वो ब्लू कॉलर से ज्यादा व्हाइट कॉलर वाले लोगों का होगा। यानी उस जमाना में लेबर से ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करने वाले लोगों को हम ज्यादा पूछेंगे। अब मेंटल एक्सरसाइज मतलब क्या? क्रिएटिविटी। समझ में आया? क्रिएटिविटी। मैंने एक बार अपने मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं जो डिफेंस में है, नेवी में, तो कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, जहां से आ रही है म्यूट करो, कहीं से आवाज आ रही थी, म्यूट कर लो। अब मैं आपको फिर से एक एग्जांपल बता रही, तो मैंने उनसे पूछा, वो पहले सेलिंग वगैरह पे जब लेफ्टिनेंट थे, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट बने, वो सब टाइम में वो सेलिंग वगैरह, सेलिंग समझते हो ना, जब शिप पे आप कहीं कहीं जाते हैं, बाहर फॉरेन जाते हैं, वो सब जाते थे। तो मैंने एक बार उनको देखा, बहुत दिनों से वो कहीं गए नहीं है, तो आई आस्क्ड हिम कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आपको आप सेलिंग वेलिंग नहीं करना पड़ता, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? तो बोलते कुछ नहीं, सोचने का काम करता हूँ। और सोचने का काम अजीब लगा ना, ये क्या सोचने का? वो बोले मुझे सोचने का काम करता हूँ, दैट्स इट, उन्होंने इतना ही बोला। अब मुझे समझ में आ रहा है ये सोचने का काम क्या होता है। सोचने का काम का मतलब है क्रिएटिविटी,
और क्या इनोवेशन लाया जा सकता है, और किस तरीके से अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, अपनी क्वालिटी को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, और क्या क्या टेक्नोलॉजी है। अगर हमारे यहाँ कुछ लूप होल है तो वो लूप होल को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे ओमिट कर सकते हैं, मतलब अगर कोई खामी है तो क्या क्या कारण हो सकता है, और कौन सा ऐसा रीजन होगा जिसको करके हम अपने जो भी ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम कर जाएंगे। अब ये सब कहाँ से पता चलेगा? ये सब क्या फिजिकल लेवल से पता चलेगा? नहीं, ये सब मानसिक एक्सरसाइज है ना। रीजनिंग करना पड़ेगा, आपको लॉजिक देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा प्रोज एंड कॉन्स, और तब जाकर के एक आइडिया आप ड्रॉ करके बताएंगे कि ये तरीका है इसको करने का। तो बाद में उन्होंने बोला, तो जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ता जाता है, फिजिकल प्रेशर घटता जाता है। क्योंकि जो अगला दौर आएगा, बोला था पीटर ड्रकर ने, कि इट्स हाई वैल्यू व्हेन विद द फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल शिफ्ट ऑन क्रिएटिविटी। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? ठीक है ना, आने वाले समय में वायरस आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी काम में, बैंक और अस्पताल को छोड़ करके कुछ भी फिजिकल मोड में काम नहीं करेगा, फिर आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? होम डिलीवरी देंगे, होम डिलीवरी कैसे देंगे? बिग बास्केट से देंगे, और भी बहुत सारे हैं जो ऐप, वहां से हम, ग्रोसर्स हैं वहां से हम करेंगे। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, लेकिन एकदम बंद तो नहीं होगा ना। समझ में आ रहा ना? हाँ, Yes, ma'am. तो फिर ऐसे ऐसे पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, लोग समय समय पे नहीं जा पाएंगे, कुछ खरीदारी हो तो ठीक है, पेमेंट कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। दीज आर प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स आपको पता है कि क्या क्या है। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, राइट? तो किसी ने सोचा, किसी ने आइडिया, तो बोले कि अभी तो आगे आने वाले जमाने में इनका बोलबाला होगा। ऐसे लोगों में नॉलेज वर्कर्स जहां पे रहते हैं, वहां पे आप सोचोगे कि हम इनको एकदम सख्ती में रख करके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोरोना के टाइम में जब तक वैक्सीन नहीं आया था हम लोग कितने रेस्टलेसनेस में थे ना, है ना? कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, डॉक्टर भी करेगा तो क्या करेगा, क्या खिलाएगा, क्या देगा? वो तो वही विटामिन सी विटामिन डी दे करके भेज देता है। होता है ना ये, राइट? अभी क्या हो गया, तो कितना प्रेशर था साइंटिस्ट के ऊपर, फार्मासिस्ट के ऊपर, कि वो एक सही कॉम्बिनेशन का वैक्सीन या टैबलेट या दवाई इजाद करके लाए जिससे मुक्ति मिले लोगों को इस कोरोना नाम के वायरस से। अब क्या, किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, क्या वो ऐसा है कि गन पॉइंट पे ले जाए उठा करके किसी वैज्ञानिक को और बोले कि हमारे लिए तो वैक्सीन बनाओ अभी के अभी 24 घंटे के अंदर? पॉसिबल था क्या ये? No, ma'am. No, ma'am. No. इसका मतलब है कि फिजिकल काम तो आप टाइट सुपरविजन में करा सकते हो, ठीक है ना, नजर रखते हुए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मजदूर बैठा तो नहीं है, टाइम पास तो नहीं कर रहा, आप करा सकते हो। लेकिन जहां पे मेंटल काम होगा वहां पे आप प्रेशर डाल के काम नहीं करवा सकते हो, है ना? क्योंकि कितना भी तुम जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना दिमाग उसका अपसेट हो जाएगा, करने का कुछ कर लेगा कुछ, ठीक है ना? गया था दवाई लेबोरेटरी में बनाने के लिए कोरोना वायरस को मारने का, दूसरा ही वायरस पैदा हो जाएगा उसके मेंटल स्ट्रेस में, राइट? तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, इसी के लिए फ्रीडम जरूरी है, इसी के लिए डिसीजन मेकिंग का आप उनको फ्री हैंड दीजिए, जरूरी है। समझ में आया? तो नॉलेज वर्कर्स कैन नॉट वर्क अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, उनको फ्रीडम चाहिए, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। और इधर यूरेका हो जाता है ना, आर्किमिडीज का यूरेका पता चल जाता, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, वो बाथरूम में नहा रहे थे, अपने बाथटब में तैर रहे थे, तब उनका आइडिया आया कि पानी में सुई क्यों डूब जाती है और शिप क्यों नहीं डूबता, राइट? और उन्होंने उससे बना दिया आर्किमिडीज का जो कौन सा है वो लॉ, Archimedes लॉ principle. ऑफ यस मैम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूएंसी है ना, किस तरह से पानी को हम रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्या उन्होंने किसी स्ट्रिक्ट सुपरविजन में किया था इस काम को? नहीं, उन्होंने फ्री माइंड से किया था। तो जितने भी इन्वेंशन होते हैं वो वही लोग कर सकते हैं जो फ्री माइंड से हो, जिनके ऊपर प्रेशर डालोगे वो नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना? तो दिस इज व्हाट नॉलेज वर्कर्स मीन्स, कि नॉलेज वर्कर्स को फ्रीडम पसंद होता है, लिबर्टी पसंद होता है, और जितना उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे, उनको बहुत ज्यादा टाइट करने की कोशिश करोगे तो वो छोड़ देंगे, वो क्विट कर जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, वो कुछ भी करेंगे लेकिन उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अपना एक मेंटल स्टेटस होता है, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। करेक्ट? तो ड्रकर also correctly forecasted
a decrease in blue collar workers, यानी ना in coming days there will be decrease in blue collar workers. ठीक है ना, अभी के जमाने में समझो कि जितना अभी हम लोगों ने प्रोडक्शन डिमांड कर रखा है उतना ही उस जमाने में होता, तो मैनुअल लेबर्स हम लगाए रहते उतना, लेकिन कितना भी हम लेबर्स लगा देते तो क्या एक मशीन आज 100 लेबर के बराबर काम करता है या नहीं? ठीक है, तो अब तो 100 लेबर्स का है ना, तो हमको 10 लेबर्स चाहिए और मशीन पे लगा दो उनको, जगह जगह पे उनको शेड्यूलिंग कर दो, उनको काम दे दो और वर्क बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या है, फोकस हो जाएगा, जो उन्होंने फोरकास्ट किया था कि फ्यूचर विल बी रिलाइंग ऑन द नॉलेज वर्कर्स, ऐसे लोग जो अपने दिमाग का खाएंगे, दिमाग का कमाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए आपको अपने मैनेजमेंट स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। क्लियर? नॉलेज वर्क तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट विल बी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, 1 मिनट।